प्रकृति, जिसने कभी किसी में भेद नहीं किया। सूरज ने कभी यह सोचकर अपनी धूप नहीं रोकी कि किस घर के आंगन में गिर रही है। हवा ने कभी किसी की जाति पूछकर उसे सांसें नहीं दी। और जल तो जीवन है। बादलों से गिरती हर बूंद सिर्फ और सिर्फ धरती की प्यास बुझाने आती है। लेकिन इंसानों ने इस धरती को बांट दिया। हमने प्रकृति के उस जल पर भी पहरा बिठा दिया। सोचिए उस प्यास का दर्द जब सामने असीमित पानी हो, लेकिन समाज के क्रूर नियम आपको उस पानी को छूने तक की इजाजत न दें। बच्चा रोते हुए, माँ बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है माँ, थोड़ा पानी दे दो। माँ बेबसी से आंसू पोंछते हुए, चुप हो जा मेरे लाल, हम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते, यह पानी हमारे लिए नहीं है। डॉक्टर आंबेडकर भीड़ को संबोधित करते हुए गंभीर और दृढ़ आवाज में, क्या प्रकृति ने यह तालाब किसी एक वर्ग के लिए बनाया है? नहीं। जब पशु पक्षी कुत्ते बिल्लियां इस तालाब का पानी पी सकते हैं तो एक इंसान क्यों नहीं? प्रकृति का हर संसाधन, हवा, पानी, मिट्टी, हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रकृति से मनुष्य को दूर करना प्रकृति का भी अपमान है और मानवता का भी। डॉक्टर आंबेडकर आगे बढ़ते हैं। वह झुकते हैं और अपनी अंजलि हाथों में चवदार तालाब का पानी उठाते हैं। पानी की बूंदें उनके हाथों से गिर रही हैं। वह उस जल को पीते हैं। यह केवल एक सामाजिक क्रांति नहीं थी, यह मानव और प्रकृति के बीच के उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की शुरुआत थी जिसे कुरीतियों ने तोड़ दिया था। बाबा साहेब समझ चुके थे कि जब तक प्राकृतिक संसाधनों, पानी, जमीन पर सबका समान अधिकार नहीं होगा, तब तक न इंसानियत बचेगी और न ही यह पर्यावरण संतुलित रहेगा। बाबा साहेब अब वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम और सिंचाई मंत्री बन चुके थे। उनके सामने एक नई चुनौती थी, दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता था। हर साल यह नदी उग्र रूप धारण करती, खेत के खेत, जंगल के जंगल और गांव के गांव बहा ले जाती। लाखों लोग बेघर हो जाते, जानवर मारे जाते। एक ब्रिटिश इंजीनियर डॉक्टर आंबेडकर, यह दामोदर नदी एक श्राप है, इसका पानी हर साल सब कुछ तबाह कर देता है, हमें लोगों को वहां से हटा देना चाहिए, प्रकृति के इस कहर को रोका नहीं जा सकता। डॉक्टर आंबेडकर फाइल को बंद करते हुए एक दूरदर्शी मुस्कान के साथ, नदी कोई श्राप नहीं है मिस्टर इंजीनियर, पानी प्रकृति का सबसे अनमोल वरदान है। समस्या नदी में नहीं है, समस्या हमारे प्रबंधन में है। हम इस बहते हुए जल को सहेज नहीं पा रहे हैं। इंजीनियर हैरानी से, आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर आंबेडकर नक्शे पर उंगली रखते हुए, प्रकृति हमें जल देती है जीवन के लिए, विनाश के लिए नहीं। जब हम जंगलों को काटते हैं तो मिट्टी नदी में बह जाती है, जिससे बाढ़ आती है। हमें इस पानी को रोकना होगा, हमें बहुउद्देशीय बांध बनाने होंगे। हम इस पानी को रोकेंगे, इससे सिंचाई करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हम इससे बिजली बनाएंगे। एक अन्य भारतीय अधिकारी, बिजली? लेकिन इससे पर्यावरण का क्या भला होगा? डॉक्टर आंबेडकर समझाते हुए, बहुत बड़ा भला होगा। जब हमारे पास पनप बिजली होगी तो उद्योगों और घरों को कोयले और लकड़ी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जंगल कटने से बचेंगे, पेड़ों की रक्षा होगी, बांध बनने से बाढ़ रुकेगी, जिससे मिट्टी का कटाव रुकेगा, उपजाऊ जमीन बचेगी तो किसान पेड़ और फसलें लगा सकेंगे। हमें प्रकृति को नियंत्रित नहीं करना है, बल्कि प्रकृति के उपहार को सहेजना है। यहीं से जन्म हुआ दामोदर घाटी निगम का। बाबा साहेब की इसी दूरदृष्टि ने भारत में नदी घाटी परियोजनाओं की नींव रखी। आज जो हम सेंट्रल वाटर कमीशन देखते हैं, वह बाबा साहेब की ही देन है। उन्होंने पानी की एक एक बूंद को पर्यावरण और मनुष्य के विकास के लिए सहेजने का कानून बनाया। बाबा साहेब केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि 100 साल आगे का भविष्य देख रहे थे। उड़ीसा की महानदी भी इसी तरह बाढ़ से तबाही मचाती थी। बाबा साहेब ने केवल इंसानों का ही नहीं, बल्कि उस पूरी पारिस्थितिकी का अध्ययन किया। किसान हाथ जोड़कर, साहेब, महानदी तो हमारी माता है, लेकिन जब यह रूठती है तो हमारे खेत बंजर हो जाते हैं, पीने को साफ पानी तक नहीं मिलता, बीमारियां फैल जाती हैं। डॉक्टर आंबेडकर किसान के कंधे पर हाथ रखते हुए, तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूं। दूषित जल और सूखा दोनों ही मानव जाति के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। एक स्वस्थ पर्यावरण के बिना एक स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।
हम महानदी पर एक विशाल बांध बनाएंगे, हीराकुंड बांध। यह सिर्फ पानी नहीं रोकेगा, यह पर्यावरण को नया जीवन देगा। पर्यावरण क्या है? क्या सिर्फ कुछ पेड़ लगा देना ही पर्यावरण को बचाना है? नहीं, मेरी नजर में पर्यावरण की रक्षा तब तक संभव नहीं है जब तक हम प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से दोहन और संरक्षण न करें। जब एक गरीब आदिवासी औरत को ईंधन के लिए जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ती है, तो गलती उस औरत की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की है जो उसे बिजली और स्वच्छ ऊर्जा नहीं दे पा रही है। जब तक हम सस्ती बिजली नहीं बनाएंगे, हमारे जंगल कटते रहेंगे। जब तक हम नदियों के पानी को सहेज कर उसे खेतों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक धरती बंजर होती रहेगी। जल, जंगल और जमीन, ये तीनों आपस में जुड़े हैं और इन तीनों का सही इस्तेमाल ही मनुष्य को गरीबी और बीमारियों से निकाल सकता है। बाबा साहेब ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाई, बल्कि जब उन्होंने भारत का संविधान लिखा तो उसमें भी प्रकृति और मनुष्य के सह अस्तित्व की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और बाद में उनके द्वारा बनाए गए आधारों पर ही अनुच्छेद 21 को विस्तृत किया गया। डॉक्टर आंबेडकर संविधान को हाथ में लेकर, मैंने इस संविधान में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर किसी एक पूंजीपति या वर्ग का एकाधिकार न हो। नदियां, जंगल और खनिज ये राज्य की संपत्ति है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इनका उपयोग हर नागरिक के कल्याण के लिए करे। जीने का अधिकार केवल सांस लेने का अधिकार नहीं है, यह एक साफ, स्वच्छ और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है जो बिना स्वच्छ पर्यावरण के असंभव है। आज जब हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो हमें बाबा साहेब आंबेडकर की उस चेतावनी को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर हमने नदियों के जल का सही प्रबंधन नहीं किया, तो एक दिन हम पानी के लिए युद्ध करेंगे। आज नदियां सूख रही हैं क्योंकि हमने उनके किनारे पेड़ काट दिए हैं। आज भूजल खत्म हो रहा है क्योंकि हमने प्राकृतिक जल स्रोतों पर कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर दी हैं। डॉक्टर आंबेडकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि पर्यावरण बचाना केवल एक शौक नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। बाबा साहेब ने नदियों को जोड़ने की बात की थी, उन्होंने जल मार्गों के विकास की बात की थी ताकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर निर्भरता कम हो सके। उन्होंने ताप बिजली की जगह पन बिजली और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया। अब जानिए विश्व पर्यावरण दिवस पर एक गहरा और प्यारा सा संदेश। प्रकृति हमारी जागीर नहीं है जिसे हम अपनी सुविधानुसार खर्च कर लें। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों की वह अमानत है जिसे हमने उधार ले रखा है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने हमें सिखाया कि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तभी प्रकृति हमारा पोषण करती है। एक पेड़ सिर्फ लकड़ी या छाया नहीं देता, वह धरती की मिट्टी को बांध कर रखता है, जो नदी को बहने का रास्ता देती है और वही नदी हमारे जीवन को सींचती है। इस पर्यावरण दिवस पर आइए बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएं। केवल नारों में नहीं, बल्कि अपने आचरण में पर्यावरण को उतारें। एक पेड़ लगाएं, उसे सींचें और पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ न बहने दें, क्योंकि जब प्रकृति मुस्कुराएगी तभी मनुष्यता खिलखिलाएगी। याद रखें, प्रकृति के पास हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं। दोस्तों, वीडियो का अंत तो हो रहा है, लेकिन बाबा साहेब के विचारों का अंत कभी नहीं हो सकता। इतिहास के पन्नों में दबी उनकी सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाने का हमारा यह एक छोटा सा प्रयास है। बिना आपके साथ के यह सफर बहुत मुश्किल है। इस मिशन को बिना रुके आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की बहुत आवश्यकता है, ताकि बाबा साहेब की कहानी हर घर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दें। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करते हैं। पर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वे छोटी बड़ी जानकारियां लेकर आता हूं, जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। अगर आप महामानव के इस सफर के सच्चे साथी बनना चाहते हैं और उनके बारे में और गहराइयों से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं बाबा साहेब के विचार आपके जीवन को भी उसी तरह रोशन करेंगे जैसे उन्होंने पूरे देश को किया था। जय भीम, जय भारत।